नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर स्टडी में। आज भी हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ सवाल, कुछ एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये सवाल जो है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को लिया गया है। इससे पहले एक वीडियो आया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एमसीक्यूज बेस्ड ऑन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फॉर यूपीएसआई। तो आज का पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक अधिकार है। ये नहीं रहेगा यहाँ पे, गलत हो गया यहाँ पे। तो सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बताना है इसमें आप लोगों को कि इसमें से कौन सा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इससे पहले आप लोग ये जान लें कि संवैधानिक अधिकार होता क्या है। संवैधानिक अधिकार होता क्या है। तो संवैधानिक अधिकार कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी तत्व या कोई भी बात अगर संविधान में कहा गया है, अगर किसी चीज़ के बारे में संविधान में उल्लेखित किया गया है, लिखा गया है उसके बारे में, तो उसे हम बोल देते हैं कि वह संवैधानिक अधिकार है या संवैधानिक निकाय है, आप उसे बोल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई भी चीज़ संविधान में लिखा नहीं गया है तो आप उसे बोल सकते हैं कि वह एक असंवैधानिक अधिकार या निकाय है। ठीक, जो चीज़ लिखा गया है उसे आप बोल सकते हैं कि वह संवैधानिक अधिकार या निकाय है। जो नहीं लिखा गया संविधान में, हम उसे बोलेंगे कि वह एक असंवैधानिक अधिकार या निकाय है। ठीक है, समझे आप लोग। तो बताना है आप लोगों को कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या चीज़ है इन चारों में से, इन तीनों में से जो संविधान में उसके बारे में वर्णन किया गया, उसके बारे में लिखा गया है और वह एक संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। ठीक है, इसमें से किसके बारे में, इन तीनों में से किसके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं इसको तो आप इसे कर सकते हैं। तो वित्त आयोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में एक अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, एक अनुच्छेद 280 है, इसके अंतर्गत संविधान में वित्त आयोग का या फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ये वित्त आयोग है इसके बारे में क्या क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन बोलते हैं वित्त आयोग को, तो इसका जो गठन है ये किया गया था आपका 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। और सवाल ये भी बनता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहले जो वित्त आयोग का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगर सवाल ये बने कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कौन सी वित्त आयोग की स्थापना की गई है, तो प्रेजेंट टाइम 2021 में 15वीं वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक, और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये है NK सिंह 15वें वित्त आयोग के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं या वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है यह 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद दोबारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और एक प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। ठीक है, तो 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। पहले के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1951 में, और कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक, ये रहा है आपका वित्त आयोग से संबंधित उस फैक्ट जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो दिया गया योजना आयोग ये क्या होता है। तो योजना आयोग कुछ नहीं है। योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 15 मार्च 1951।
15 मार्च 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह जो पार्लियामेंट था वहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया योजना आयोग के बारे में, ठीक है। योजना आयोग एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, ठीक है। बहुत सारे मंत्री इकट्ठा होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे किया जाए, राज्य का विकास कैसे किया जाए, हमारे राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो 15 मार्च 1951 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। लेकिन 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था योजना आयोग को अब हटा दिया जाएगा, योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया जाएगा, नीति आयोग को लाया जाएगा, नीति आयोग को लाया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि नीति आयोग होता क्या है? जो नीति आयोग है, जो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, इसका कार्य क्या है और यह इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015। इस सवाल आते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी सवाल बनता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, NITI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत का विकास करने के लिए जो एक संस्था, राष्ट्र संस्था बनाई जाएगी, उसी का नाम रखा गया था नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग यह भी एक थिंक टैंक है, यह भी एक थिंक टैंक है। इसमें काफ़ी जो मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इकट्ठा होते हैं और राज्य के निर्माण, राष्ट्र के विकास की बातें करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है। इसका जो नीति आयोग का अप्रोच है ये है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर इसका नीति आयोग का अप्रोच है। इसका मतलब क्या हुआ? नीति आयोग की स्थापना इसलिए किया गया था, अगर कोई भी योजना बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल पे, यानी कि पंचायती लेवल पर, पंचायती स्तर पर उसको लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ही यह ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही यह जिला पंचायत पे, ब्लॉक पे, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी पे, उसके बाद राज्य में जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका अप्रोच जो है यह क्या है? टॉप, बॉटम टू टॉप है, यानी कि नीचे से ऊपर इसका अप्रोच है, ठीक है। ये रहे आपका नीति आयोग। सवाल ये भी आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी कि इस टाइम अगर सवाल ये बने कि इस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो ये हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। यानी कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल ये भी आता है कि नीति आयोग के CEO कौन है? CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO कौन है? ये हैं आपके अमिताभ कांत, अमिताभ कांत इसके CEO हैं और चेयरमैन है आपके कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये रहे आपका योजना आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं कि पहले वित्त आयोग, यहाँ पे होगा आयोग, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। अभी हमने देखा मेरे सवाल में कि वित्त आयोग के बारे में, इसका गठन कब किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस टाइम अध्यक्ष कौन है, इस टाइम और कौन समी वित्त आयोग का गठन किया गया था, इसके बारे में डिटेल से देखा, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो सवाल काफ़ी आसान है, इसकी स्थापना की गई थी 1951 को, 1951। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे KC नियोगी, KC नियोगी, ठीक है। KC नियोगी जी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और प्रेजेंट टाइम कौन चल रहा है? प्रेजेंट टाइम चल रहा है 15वीं वित्त आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष है आपके NK सिंह, NK सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? ये भी हमने देखा था पिछले सवाल में कि जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना की जाती है 5 वर्ष के लिए,
ठीक है, इसकी नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए। हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति जब चाहे तब वित्त आयोग की स्थापना कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। इस टाइम राष्ट्रपति कौन है भारत के? वो है रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। सवाल काफ़ी आसान है। सवाल ये पूछा है जो केंद्र सरकार है वह किस निधि से ठीक है राज्यों को सहायता देता है फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये सवाल ये है कि समेकित निधि से, मतलब भारत के समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये जानो कि समेकित निधि होता क्या। समेकित निधि क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। यानी कि समेकित निधि जहाँ पर पैसा, जहाँ पर मनी राज्य का इकट्ठा होता है और यहीं से सिफारिश के आधार पर हर राज्यों को जो राज्यों को नीड होता है, आवश्यकता होता है, योजना के आधार पे उनको राज्य के विकास के लिए यहीं से सहायता दिया जाता है। तो सवाल ये है कि किसके सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को सहायता अनुदान देती है केंद्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग। इसका भी आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में दिया गया है वित्त आयोग, ठीक है। यह राज्यों को अनुदान देता है कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित निधि से। आगे देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनका जो नियुक्ति है की जाती है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो संघ लोक सेवा आयोग जो मेंबर्स हैं इनकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 316 में उल्लेख किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 316 कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा चुका है कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। ये सवाल काफ़ी आते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी बोलते हैं हिंदी में, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आसान सवाल है, ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक। अब अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद है आपका 76। अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होंगे और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं कि देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? जो तीनों सेनाएं हैं हमारे भारत के, वायुसेना, ठीक, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, जो तीनों सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी तीनों सेनाओं में से वरिष्ठ चीफ या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताना है आप लोगों इन चारों में से कौन है जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। तो ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो भारत के हैं ये तीनों सेनाओं
वायुसेना, थल सेना और जो जल सेना है, इन तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं राष्ट्रपति जी। आगे देखते हैं कि कौन है इनमें से कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। इस सवाल का मतलब ये है कि कोई भी मामला है अगर फंस गया है तो इन चारों में से कौन है जो 100 अनुच्छेद 43 के अधीन किसी भी मामले को, जो फंसा हुआ मामला है, जो डिस्प्यूटेड मामला है, सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है उनका सलाह लेने के लिए, उनका निर्णय लेने के लिए। ठीक, तो कौन भेज सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हैं इनका पोस्ट है जो किसी भी मामले को, जो डिस्प्यूटेड मामला है, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं ताकि वहाँ से फैसला आ सके कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है राष्ट्रपति किसी बात को मानने के लिए, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है वह भारत का सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर, हर चीज़ से ऊपर क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो राष्ट्रपति की किसी बात को मानने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर किसी मामले को सुनवाई के लिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं उनका फैसला लेने के लिए। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? यह उसका जो उच्चतम न्यायालय है, यह उसका कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है या पुनर्वादिक अधिकार है या परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार? इन चारों में से कौन सा अधिकार है? मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव हो रहा है और इनके चुनावों के बीच में अगर विवाद हो जा रहा है तो उनको समझौता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अधिकार है कि वह फैसला दे सकते हैं इसके ऊपर? कौन सा अधिकार है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, पुनर्वादिक अधिकार, परामर्शी अधिकार या बहुमुखी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इसका उल्लेख दिया गया अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का यह मौलिक अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित मामले हैं, विवाद हैं, उनका समझौता करे। अनुच्छेद 71 में दिया गया है इसका उल्लेख। तो ये रहे आपके 10 सवाल जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ सवाल काफ़ी इजी हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, तो ये सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़। धन्यवाद।